So class 10th, this is 2.2, the next part of your chapter number 1 of history, right? This is what did liberal nationalism stand for. ठीक है, आपने इससे पहले पढ़ा ना, लिबरल्स में स्टार्टिंग हुई थी, तो क्या है लिबरलिज्म? ठीक है, तो लिबर जो वर्ड है वो लैटिन लैंग्वेज से लिया गया जिससे वर्ड बना। ठीक है, लिबरलिज्म इसका मतलब होता है फ्री होना। तो यूरोप में लिबरलिज्म जो अर्ली 19th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस हुआ लिबरलिज्म। ठीक है, मीन्स फ्रीडम, फ्रीशिप। और लोगों के लिए लिबरलिज्म का क्या मतलब था? वहाँ पर मतलब था फ्रीडम से इंडिविजुअल्स के लिए, और इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। मीन्स एक तो सभी फ्री हों, स्वतंत्र हों, और दूसरा सभी जो हैं कानून के सामने पूरी तरह से बराबर हैं, उसमें और कोई डिस्क्रिमिनेशन जैसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, सोशल या सोसाइटी के या सिविल जो अगर हम बेसिस पर देखेंगे तो लिबरलाइजेशन का मतलब यही है कि वहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं उस टेरिटरी में वो सभी स्वतंत्र हैं। मीन्स उनके ऊपर किसी एक्स्ट्रा फोर्स के थ्रू कोई रूल एंड ऑर्डर कायम नहीं होता। जो कोई रूल एंड ऑर्डर है वो सभी के लिए बराबर है। मीन्स कानून की नज़र में सब बराबर रहेंगे, उसमें कोई भी छोटा और बड़ा नहीं है। ठीक है, चाहे कोई किसी भी प्रोफेशन में हो, पोस्ट पे हो, या फिर कोई भी बिजनेस करता हो। ठीक है, उसका जो रिलीजन है या उसका जो सोशल स्टेटस है वो कुछ भी है, उससे कोई मैटर नहीं करता। लॉ के आगे सभी बराबर रहेंगे। यही लिबरलिज्म का सही मतलब है। ठीक है, पॉलिटिकली अगर आप देखेंगे तो पॉलिटिकली लिबरलिज्म ऐसा जिसमें जो गवर्नमेंट फॉर्म हो वो लोगों की सहमति से होनी चाहिए। मीन्स कॉन्सेंट बाय द पीपल हो, है ना, फॉर द पीपल हो। जैसे आप डेमोक्रेसी में कहते हैं, तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो वो लिबरल होती है। लिबरलिज्म उसमें फॉलो किया जाता है कि वो गवर्नमेंट लोगों की राय से, उनकी सहमति से, सभी के अपने अपने अनुदान से होती है। मतलब कि सब उसमें वोट करते हैं। ठीक है, आपने जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में देखा, वहाँ पर जो लिबरलिज्म है वो बना जिसने ऑटोक्रेसी तो ख़त्म कर दी, क्लैरिकल प्रिविलेजेस ख़त्म कर दिए, कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट तैयार कर दी पार्लियामेंट के थ्रू। ठीक है, और सबसे बड़ी बात थी कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ थी उनको सभी के लिए ओपन कर दिया था। मींस वहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो लोग अपनी रख सकते थे, जो उससे पहले नहीं थी। सिर्फ एक कमी सबसे बड़ी जो यहाँ पर थी वो थी यूनिवर्सल सैफ्रेज की। सभी को वोटिंग राइट्स नहीं थे। फ्रांस में स्पेशली आपने देखा होगा जब फ्रांस रिवॉल्यूशन हुआ, ठीक है, उसके बाद जब गवर्नमेंट्स फॉर्म हुई तो वहाँ पर सिर्फ जो प्रॉपर्टी ऑनिंग मेंबर्स थे, कौन थे? जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी, ये प्रॉपर्टी ओनिंग मेंबर्स या जो मैन हैं, उन्हीं को वोटिंग राइट था। सिर्फ जो प्रॉपर्टी विदाउट प्रॉपर्टी हैं और सभी जो विमेन हैं, ठीक है, फीमेल सेक्शन है, उनको पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए गए थे। राइट, थोड़े टाइम तक जब तक जैकोबिन क्लब की गवर्नमेंट चली थी तो एडल्ट मेल जो है वो सभी सैफ्रेज में थे। नेपोलिक कोड दोबारा से आया, ठीक है, तो वो वेंट बैक टू लिमिटेड सैफ्रेज, उसने फिर लिमिटेड कर दिए, फिर रिड्यूस्ड। मींस उसने जितने भी सैफ्रेजेस दिए गए थे वो सभी कम कर दिए, वेमेन को माइनर कैटेगरी में डाल दिया, और सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ फादर एंड हस्बैंड बोला उसने उन्हें। ठीक है, कि वही फादर और हस्बैंड के ही दायित्व में आती हैं। मींस उन्हीं के अंडर में रहेंगी, इनका कोई वोटिंग राइट अलग से नहीं होने वाला है। राइट,
19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी तक लगातार विमेन जो है और नॉन प्रॉपर्टाइज्ड मैन लगातार अपोजिशन में रहे, और 1956 या 1957 में आकर ही शायद इनको वोटिंग राइट और इक्वालिटी वाली बात मिल पाई थी। ठीक है, बहुत टाइम तक चला था इनका रिवॉल्यूशन, ऐसा इतना छोटा रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था। अब इकोनॉमिक फील्ड में देखते हैं, चलिए लिबरलाइजेशन का क्या मतलब होता है। इकोनॉमिक के लिए लिबरलाइजेशन का मतलब है फ्रीडम ऑफ मार्केट एंड द एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। मतलब इकोनॉमिकली जब हम दुनिया को देखते हैं तो वहाँ पर जो उसके एलिमेंट्स हैं वो फ्री होने चाहिए। एलिमेंट्स फ्री होते हैं मींस मार्केट ओपन हो, सभी के लिए हो, ठीक है, और स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ना हो किसी के ऊपर, मींस गुड्स और सर्विसेज को बेचने खरीदने के लिए हमें ज़्यादा बाउंड्रीज पर टैक्सेस का पेमेंट ना करना पड़े। बात समझ में आई? मतलब कि आप एक कंट्री या एक स्टेट या एक जो टेरिटरी है उससे दूसरी टेरिटरी, दूसरे स्टेट, दूसरी कंट्री में भी अपने बिजनेसेस को ले जा सकें और उसमें प्रॉब्लम ना हो। गवर्नमेंट हमें ऐसे रिलैक्सेशंस दे, इतना लिबरल बनाए कि हम जो हैं ऐसे बिजनेसेस कर सकें। तो इकोनॉमिकल सर्फेसेस में देखने पर, इकोनॉमिकल व्यू से देखने पर फ्रीडम और लिबरलाइजेशन का यही मतलब होता है। 19th सेंचुरी में काफ़ी हद तक जो है वो मिडिल क्लास में इसकी डिमांड इंक्रीज़ हो गई थी। आप जर्मन स्पीकिंग रीजन्स जो इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, आप उसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, उसमें लगातार ये हुआ। नेपोलियन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैड क्रिएटेड आउट ऑफ काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपलिटीज़ अ कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स। 39 स्टेट्स को जोड़कर उसने एक टेरिटरी बनाकर रख दी थी। ठीक है, अब इसमें क्या था, ये थी तो अलग अलग लेकिन इनकी बाउंड्री कॉमन करवा दी गई है ना। अब मतलब एक ही बाउंड्री के अंदर 39 स्टेट्स को रखवा दिया गया था। तो ईच ऑफ दिस पॉसेस्ड इट्स ओन करेंसी, सबके पास अपनी करेंसी थी, अपना वेट था, अपना मेज़र था। अगर एक मर्चेंट 1833 की बात करो, 1833 की, अगर वो हैम्सबर्ग से न्यूरमबर्ग तक कोई चीज़ बेचने जा रहा है तो उसे 11 बार कस्टम बैरियर्स को क्रॉस करना पड़ता था। 11 बाउंड्रीज थी, मतलब 11 इस वो मान लो कंट्री पूरी की पूरी, और 11 बार उसे जो है उन बैरियर्स को पे करना पड़ता। तो हर बार जो है 5% पे अ कस्टम ड्यूटी ऑफ अबाउट 5% एट ईच वन ऑफ दैम, सबको 5% का कस्टम देना पड़ता था। कितनी बड़ी वो है। ड्यूटीज़ वर ऑफन लाइव्ड अकॉर्डिंग टू द वेट एंड और मेजरमेंट ऑफ द गुड्स। ड्यूटी हमेशा किस पे लगती थी, वेट और मेजरमेंट पे। हम इसमें भी बड़ा भारी ड्रामा था इनके यहाँ पे, क्योंकि कोई चीज़ जो है एक ही जैसी तोली और नापी नहीं जाती थी, है ना। ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, हर बार तोलेगी, हर बार जो है वो नापी जाएगी, जो तोलने लायक है तोला जाएगा, जो नापने लायक है वो नापा जाएगा, है ना। वेट और मेज़र हर बार होगा और हर बार उस पर ड्यूटी लगेगी, हर बार ये प्रोसेस होगा और ऐसा 11 बार होगा। अब आप कहोगे कि क्या ज़रूरत थी वहीं बेचने की, क्योंकि वहाँ ही मार्केट बनता था, बाकी जगह पे बेच नहीं सकते थे क्योंकि वहाँ उतने लोग नहीं हैं। गरीबी बहुत थी दुनिया में, कितने लोग थे अमीर, छोड़ा किसे था अमीर, सिर्फ जो बड़े किंग थे वही तो अमीर हुआ करते थे उस टाइम पे। सिल्क और कॉटन के कपड़ा पहनने की, जब आपने देखा होगा रिवॉल्यूशन में लास्ट में क्लास 9th में, परमिशन ही नहीं थी। कलर, स्पेशली कलर पहनने की परमिशन नहीं थी कि आप इस वाले कलर का कपड़ा पहन सकते हो, नहीं पहनोगे, ठीक है। तो इसलिए मार्केट से इतनी दूर हुए। अब इसमें सब और बड़ी बेवकूफ़ियों वाली बात है वो ये थी कि एक मेज़र वो था क्लॉथ मेजरिंग करने के लिए, वो था एले, ठीक है। अब इसी एले को आप यूज़ करिए फ्रैंकफर्ट में, वुड गेट 54.7 सेंटीमीटर का कपड़ा माना जाता था। वही कपड़ा मेज़ में करोगे तो वो 55.1 सेंटीमीटर नापेगा उसे ही। फिर
न्यूरेमबर्ग में करोगे तो वो 65.6 सेंटीमीटर नापेगा। फ्राइडबर्ग में करोगे तो वो 53.5 सेंटीमीटर नापेगा, एक ही कपड़े को। तो अब ये हर बार हर एक बाउंड्री, ये अलग अलग आप जो है स्टेट मान सकते हो, हर एक स्टेट पर अलग अलग कैटेगरी में जा रहा है मेज़रमेंट, ठीक। तो उतना ही आपको टैक्स देना पड़ रहा है। कितनी मुश्किल बात थी, इसको दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो इसका सॉल्यूशन लिया गया। अब सॉल्यूशन लिया गया, क्या करें कि कमर्शियल क्लासेस जो बनी, उन्होंने एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी तैयार की 1834 में। इसको कस्टम्स यूनियन बोला गया, ठीक है। ज़ोलेवेरिन कहते थे वहाँ पे, पर्शिया, ठीक है। तो इसमें मोस्टली जर्मन स्टेट्स ने एंट्री कर ली। इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे ये फ़ायदा हुआ कि जो करेंसी लगभग 30 थी उसे 2 कर दिया गया। 30 करेंसी फैली हुई थी, आसपास के छोटे छोटे स्टेट्स बने हुए थे ना, तो उसमें उनको जोड़कर सिर्फ को मतलब मान्यता सिर्फ किसको दे दी गई, 2 करेंसीज को दे दी गई। द क्रिएशन ऑफ नेटवर्क ऑफ रेलवे का क्रिएशन किया गया, जिससे मोबिलिटी इंक्रीज़ हुई। इकोनॉमिक इंटरेस्ट, अगर कहीं पर हैरेस हो रहे हैं तो उनको भी देखा गया, उनको भी दूर किया गया, है ना। तो अ वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथन द वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स ग्रोइंग एट द टाइम। अब क्योंकि जो एक नेचुरल तरीके से बिजनेसमैन है, वो चाहेगा कि मेरा बिजनेस एक्सपेंड हो, मैं और ज़्यादा पैसा कमा लूँ, मेरे प्रोडक्ट्स और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएं, तो वो कोशिश करता है कि उसी गवर्नमेंट को, उसी सिस्टम को सपोर्ट करें जिसमें हमें प्रॉफिट हो रहा हो। उसका नज़रिया इकोनॉमिकल है देखने का। एक सोसाइटी में नॉर्मल काम करने वाला है तो उसे चाहिए फ्रीडम मिलनी चाहिए मुझे, जो मुझे लिबरलाइजेशन दे देगा, जो मुझे फ्रीडम दे देगा, जो मेरी बात सुन लेगा, है ना, जो सेकुलर होगा, जो डेमोक्रेटिक होगा, तो मैं उसकी तरफ झुक जाता हूँ। यही दुनिया में चला है हमेशा से, और उसी ने दुनिया को आज ऐसा बना दिया। जो सिस्टम आज आप देख रहे हैं, ये बहुत स्टेप टू स्टेप बन के तैयार हुआ है, ठीक है। अभी भी इसमें कमियां नज़र आती हैं, उन्हें चेंज करने की कोशिश की जाती रहती है, हर एक कंट्री में होती रहती है। मीन्स वहाँ पे भी हो रही थी उस समय, अभी भी हो रही है। जनरली जहाँ भी प्रॉब्लम लगती है लोगों को या गवर्नमेंट को या जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं उनको लगती है, तो सभी के सपोर्ट से वो चीज़ें चेंज करवा दी जाती हैं। वैसा ही यहाँ पे भी हो रहा था, ठीक है। तो आपने देखा कि लिबरलाइजेशन सोशल लेवल पर लोगों के लिए फ्रीडम और सभी को लॉ के लिए इक्वल बनाता है। दूसरा, पॉलिटिकल वे में जो प्रॉब्लम थी कि पॉलिटिकल लिबरल नहीं थे, मतलब लिबर्टी नहीं थी पॉलिटिकली, फ्रांस में और बाकी कंट्रीज़ में भी, कि वहाँ पे एक्टिव और पैसिव सिटीजन्स होते थे। एक्टिव सिटीज़न प्रॉपर्टी ऑनर्स होते थे, वो भी सिर्फ मेल, ठीक है। फीमेल्स को वोटिंग राइट नहीं था, तो ये लिबर्टी नहीं थी, ये लिबरलाइजेशन नहीं था, तो इसके लिए रिवॉल्यूशन हुआ, इसको दूर करवा लिया गया। फिर तीसरे नंबर पे आता है इकोनॉमिकल, जिसमें बहुत सारे बैरियर्स थे, जिसमें गुड्स और सर्विसेज को सेल और परचेस करने के लिए अलग अलग करेंसी, वेट और मेज़रमेंट से गुजरना पड़ता था। ऐसे बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स पड़ते थे, तो उनको भी धीरे धीरे दूर कर लिया है यूरोप ने, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट जो स्टार्ट होता है वो होगा कंजर्वेटिज्म। लिबरलिज्म के बाद कंजर्व हो जाएंगे आप, ठीक है। ये आप नेक्स्ट टाइम पे पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।